दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ये अल्टीमेटम है हिंदुस्तानी हुकूमत का पाकिस्तान को, और आज तक हम यही समझते आए। लेकिन आज 50 दिन हो गए कश्मीर में। ये अल्टीमेटम हमें ऐसा लगता है सरकार ने कश्मीरियों को दिया था। इसीलिए देश भर ने देखा, जब राहुल गांधी अपने वफद के साथ कश्मीर गए तो उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर कश्मीर में सारे हालात सही थे या सही हैं तो इन वफद को जाने क्यों नहीं दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट बहुत से जो है हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के, वहाँ जाना चाहते हैं, और बहुत से गए जिन्होंने वो हालात देखे। वो हालात कुछ और ही बताते हैं जो हुकूमत बता रही है। हुकूमत ये कह रही है कि कश्मीर में सारे हालात सही है। वज़ीर दाखिला से लेकर सभी हुकूमत के कारिंदे और चाटुकर मीडिया भी ये बता रहा है सब हालात साजगार है, सब अमन अमान है, शांति के साथ में है। कश्मीर की ज़िंदगी जो है अपने रोज़मर्रा के हालात जो मामूल पर होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जो वहाँ की खबरें आ रही हैं, वहाँ कश्मीर में बिल्कुल भी हालात सही नहीं है। लोग परेशान हैं और वहाँ कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और जुल्म की एक लंबी दास्तान नज़र आ रही है। कश्मीर भी हमारा है और कश्मीरी भी हमारे हैं। इसी मिशन को लेकर बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार शमशेर खान पठान, मशहूर सहाफ़ी कालम निगार अजीज़ बरनी, इस तरह से 3 रुकनी वफद 2 रोज़ पहले कश्मीर पहुंचा, वहां के हालात का जायज़ा लिया। 2 रोज़ के बाद कश्मीर से हालात का जायज़ा लेने के बाद शमशेर खान पठान, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, ने अपने इस दौरे के बाद में जहाँ उन्होंने वहाँ के हालात बताए। आइए जानते हैं शमशेर खान पठान ने कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने के बाद में वहाँ के हालात को किस तरह पेश किया। कि 1 महीने से मैं कश्मीर के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ और बात करके मैं कश्मीर के हालात को मैं उजागर कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले कश्मीर जाने की बात की थी और 28 तारीख को मेरा कश्मीर का सफ़र था, प्रोग्राम था, और ये बात मैंने पहले ही कर दी थी कि मैं 28 तारीख को कश्मीर जा रहा हूँ। और 28 तारीख को सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट थी। मेरे साथ में मशहूर सहाफ़ी अजीज़ बरनी साहब थे, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता गणपति अन्ना थे। हम जब सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचे, उस वक्त एयरपोर्ट में अंदर हमारे को बाकायदा एकदम फॉलो किया गया और हम समझते हैं कि कौन पुलिस वाले और कौन है जो हमें फॉलो कर रहे हैं। और वही लोग हमको प्लेन में भी मिले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी हमको रोकने के लिए। उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद में जब हम दिल्ली श्रीनगर फ़्लाइट के लिए जाने लगे, तब भी हमारा पीछा किया गया, लेकिन हमने इरादा पक्का बना लिया था कि हमें जाना है। उसके बाद जब हम दिल्ली श्रीनगर फ़्लाइट में बैठे तो उस वक्त भी वही टीम हमारे इर्द गिर्द पूरी फ़्लाइट में बैठी हुई थी, और जो फ़्लाइट थी वो पूरी CRPF और पुलिस से भरी हुई थी पूरी। जब हम सुबह 10:30 के आसपास श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचे, उस वक्त हमको पूरा घेरे में लेके हमको गेट तक ले जाया गया और फिर बाद में हमसे कहा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा कि हम कश्मीर देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो पॉलिटिकल हो। बोला हम बिल्कुल पॉलिटिकल है। तो आपने किससे परमिशन ली? हमने कहा कि हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मुल्क में ही जा रहे हैं, अपने मुल्क में ही घूम रहे हैं। नहीं, आपको पता नहीं कि यहाँ पर हालत क्या है। मतलब हालत तो मोदी जी कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, अमित शाह कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, आप ये उनके खिलाफ़ में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जितने भी लोग ये सब परमिशन लेके आए हैं, मतलब हम परमिशन ना ले हैं ना परमिशन लेंगे। मैं किसी और कंट्री में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी कंट्री में ही जा रहा हूँ, अपने कंट्री के एक स्टेट में जा रहा हूँ। और कश्मीरी मेरे भाई है, उनकी हालत क्या है मैं देखने जा रहा हूँ। और हालात अच्छे हो चुके हैं ऐसा मुझे कहा गया है, इसलिए मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। बाद में हमारे दोस्त और सहाफ़ी अजीज़ बरनी साहब ने मुझसे कहा कि मैं गवर्नमेंट का एडवाइज़र रह चुका हूँ, मुझे पता है कानून क्या है, और मुझे जाकर गवर्नर से मिलना है, जिनका मैं अच्छी तरह से दोस्त हूँ और हम पहले भी मिल चुके हैं।
मुझे फ़ारूक अब्दुल्ला से जाके मिलना है और उनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हालात बहुत ख़राब है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको पता है 1 मिनट में कुछ भी हो जाएगा। तो उस वक्त मैंने उनसे एक पर्ची मांगी और पर्ची पे मैंने मेरा पूरा घर का एड्रेस लिखा, मेरे दोनों बच्चों का फ़ोन नंबर लिखा और उनके हाथ में दे दी। और मैंने कहा कि अगर मैं मर जाता हूँ या बहुत ज़्यादा सीरियस होता हूँ तो मेरी बॉडी या मैं इंजर्ड होते हुए मेरी बॉडी को आप मेरे घर पे पहुँचा दीजिए, मेरे बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये मेरा रिस्क रहेगा, ये आपका रिस्क नहीं रहेगा। जब उन्होंने देखा कि ये जाने के लिए बज़िद है और जाने बिना नहीं मानेंगे और कभी इन्हें कभी गिरफ्तार किया गया तो मामले बहुत ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मैं जो गया था, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे नेते और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर, उनसे पूछकर और उनके मार्गदर्शन में गया था। उन्हें पता है कि अगर इन्हें राहुल गांधी की तरह अगर दोबारा भेज दिया गया, ये जाने वाले नहीं है और अपनी गिरफ्तारी दे देंगे और गिरफ्तारी देने के बाद में महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर साहब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो शायद उन्होंने यही समझा कि भाई इन्हें जाने देना ही सही है। लेकिन हमें वार्निंग दी गई थी कि आप जो जा रहे हैं आप कोई वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल भाषण नहीं देंगे। हमने कहा पॉलिटिकल भाषण किसको देना है, पब्लिक तो रास्ते पे नहीं है और पॉलिटिकल बात करने के लिए पॉलिटिकल लीडर तो पूरे जेल में बंद हैं, हम कैसी बात करेंगे उनसे। तो फिर कहीं जाके उन्होंने माना और फिर हमें उन्होंने जाने दिया। उसके बाद जब हम श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ पर सब एक सुमसाम था, कुछ लोकल लोग वहाँ पर आ जा रहे थे। और बाद में जब हम अपनी कार से जब जाने निकले तो 10-10 फीट के ऊपर पुलिस वाले, एक CRPF और मिलिट्री वाले एकदम एक ह्यूमन चेयर बना के खड़े हुए थे और हर नाके नाके पर एक चौकी थी, एक बंकर बना हुआ था कि जहाँ पर गाड़ी को रोका जाता था, गाड़ी से हमको उतारा जाता था, हमारी झड़ती ली जाती थी और डिक्की वगैरह चेक की जाती थी। ये तकरीबन हर नाके पर ये हुआ। लेकिन हमने जो सीन देखा, तमाम दुकानें बंद थी और इक्का दुक्का लोग चल रहे थे और कहाँ पे फिर एक बहुत अरसे के बाद में फिर एक आधी सब्ज़ी की दुकान ही खुली मिलती थी या फिर एक आधी फ्रूट की दुकान खुली मिलती थी, बाकी वहाँ पर सब बिजनेस ठप है। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन लोग घबराए हुए थे और वो हमसे बात नहीं कर रहे थे। और जिन लोगों ने बात करने की कोशिश की उन्होंने हमसे यही कहा कि साहब, पहली बात तो आप आपका मोबाइल जेब में रखिए, अगर आपने हमारी बात रिकॉर्डिंग की या हमारी वीडियो निकाली और अगर वीडियो आपने कभी दिखा दी तो दूसरे दिन सुबह मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, जिसका पता ना मुझे घर वालों को पता होगा ना किसको पता होगा। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि जो भी बोले इनके खिलाफ में ज़रा बोल रहा है बोले उनको सीधा उठाते और जेल में डालते। और जेल भी कश्मीर में नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, यहाँ के जेलों में डाले गए हैं। और जो उन्होंने जो बहुत दुख की बात कही कि 30,000 यूथ को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ये फिगर कंफर्म हमने नहीं की और 3-4 लोगों से बात करने के बाद में फिगर आई है। और इसकी बात 4 दिन पहले दिव्य भास्कर मराठी में भी आ चुकी थी, जिसमें कहा गया था कि 13,000 यूथ को जेलों में कैद किया जा सकता है। लेकिन वो 13 नहीं होते हुए 30 थे, शायद उनके सुनने में फ़र्क हुआ और 30 को उन्होंने 13 लिखा था। हमने अच्छे लोगों से बात भी की, पढ़े लिखे लोगों से बात भी की, लेकिन वो सब घबराए हुए थे। कार को दूर रखने कहा और आगे बाजू में देख के फिर हमसे बात करते थे। कहा कि अगर हम बात करते हुए भी कभी देख ले आपको कभी, तो दूसरे दिन पुलिस आके हमको उठा के लेके चली जाएंगी। तो एक किस्म का वहाँ पर दहशत का माहौल पूरा बना हुआ है पूरा। वहाँ पर सब में अच्छी बात जो देखने मिली कि जिन कॉलोनी में हम गए वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ में रहते थे। हमने हिंदुओं से बात की कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो भी है प्रॉब्लम वो एक 370 का है और हम भी उसके साथ में है। हम और हिंदू मुस्लिम भाई है, हम लोग आपस में झगड़ा न करते हैं न करेंगे। और मिसाल दी उन्होंने हमको कि भाई ये ना बिहार है, ना झारखंड है, ना यूपी है जहाँ पर मॉब लिंचिंग होती है धर्म के नाम पे। हम लोग धर्म के नाम पे भाई है। तो ये देख के बड़ी खुशी हुई कि इतने माहौल में भी हिंदू मुसलमान वापस साथ में रह रहे हैं, बहुत खुशी हुई। उसके बाद जब हम और आगे गए तो जगह जगह पे पुलिस के बंकर, जगह जगह पे चेकिंग,
और एकदम अब क्या होगा तब क्या होगा। एक रास्ते पे हम जाके जब दोबारा उस रास्ते पे आए तो वहाँ पर सब ऐसा लोग भाग रहे थे, सब ये कर रहे थे, और वो दरवाज़ा ऐसा पूरे तार लगा कर वो रास्ता बंद कर दिया गया। पूछा तो बोले अभी जस्ट एक वारदात हुई है और आप यहाँ से मत जाइए और आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो बहरहाल एक किस्म का माहौल वहाँ पर टेंस दिखा हमको। उसके बाद हम लोगों से पूछे कि यहाँ पर पोजीशन क्या है, तो उन्होंने सबने कहा कि पोजीशन बहुत ख़राब है, और जो दुकानें उन्होंने बंद की थी वो दुकानें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बंद की थी कि हमें धंधा पानी करना ही नहीं है। जो हमारे साथ में हुआ है, हमारे बच्चों के साथ में हुआ है, जब तक क्या हम वैसे करेंगे। जब मुझसे पूछा है कि आप क्या चाहते हैं और आप कब ये सब चीज़ें बंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब हुकूमत एक पहल करेंगी और पहल करने के बाद में जब हमसे बात करेंगी, हमारे लोगों से बात करेंगी, और अगर वो बताती है कि उन्होंने हमारे लिए क्या अच्छा किया है और क्या अच्छा करने वाली है, तो हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारी हुकूमत है, उनका जो रवैया है वो थोड़ा अड़ियल टट्टू की तरह चल रहा है और एरोगेंस ज़्यादा है। इस तरह से आप किसी एक स्टेट को आप एकदम कैदी बना के नहीं रख सकते हैं। उन लोगों ने ये भी कहा कि अभी जो आप श्रीनगर का हाल देख रहे हैं, ये तो सुकून वाला एरिया है, जबकि वहाँ पर पूरा एकदम माहौल जो था बहुत टेंस था। उन्होंने कहा कि जो आजू बाजू में जो पूरा एरिया, जहाँ पर 95% एरिया है, वो अंडर कर्फ्यू है, और वहाँ पर क्या और हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, ये हमें समझ रहा है। एक फ़ोन चालू नहीं है, ना मोबाइल चल रहा है, ना लैंडलाइन चल रही है, ना इंटरनेट चल रहा है। हमारे मोबाइल पे पूरे बंद थे। अगर हम कभी कहीं गिर के पड़ गए होते तो हमको बुलाने के लिए, मदद के लिए हमारे पास कुछ जरिया नहीं था। बहरहाल हिम्मत करके हमने अपने सर पे तो कफन बांधा था कि जो भी हो जाएंगे, हालात देखेंगे और हालात देख के सही रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि हम किसी के खिलाफ में नहीं है, हुकूमत के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो बातें हैं लोगों के सामने लाएंगे और हम मजबूती से ऊपर डटे रहे। डल लेक जो वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट है, हम वहाँ भी गए। वहाँ पर बड़ी बड़ी होटलें, शानदार होटलें, तमाम होटलें बिल्कुल एक शमशान घाट बने हुए थे। पूरा एक वहाँ पर मनुष्य छाई थी, पूरी सब बंद। मिलिट्री, सीआरपीएफ और पुलिस के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। हम उस जगह पे गए जहाँ पर कुछ शिकारा वाला बैठे हुए थे, तो हमको देख के एकदम वो खुश हो गया, भाई कुतुब आया। तो हमने कहा ले जाओगे अंदर? बोले ज़रूर ले जाएंगे अंदर। तो उन्होंने हमको बिठाया, और जो सिक्योरिटी वाले थे वो पूरे हमारे आजू बाजू में पूरे हमारी देख रेख कर रहे थे। हम शिकारे में बैठे, हमने कहा कि हमको उस जगह ले जाइए जहाँ से हम शाल खरीदी करते थे, जहाँ हमने अखरोट खरीदी किए थे। एक बहुत अच्छा वहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है अंदर, झील के अंदर। जब वहाँ पे गए तो हमें देख के बहुत दुख हुआ कि तमाम दुकानें बंद थी, और जो दुकानों के मालिक थे वो दुकानों के बाहर इक्के दुक्के एकदम बुरी हालत में बैठे हुए थे। बहुत देख के दुख हुआ, आँख से उस टाइम आंसू भी आ गए कि ये इतने अच्छे लोग हैं, इनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उसी वक्त कुछ छोटे मोटे लोग, छोटी कस्टमर हमारे पास आए, किसने हमें हार पेश किया कि सर ये खरीदिए। मुझे नहीं लेना था, लेकिन मैंने ये कहा कि ये अगर मैं कुछ पैसा इनको दे दूंगा तो कम से कम इनके 2-3 दिन घर चलेंगे। मुझे नहीं चाहते हुए भी मैंने 3-4 लोगों से मैंने चीज़ें खरीदी, कुछ वो शोकेस खरीदी किए, कुछ छोटे छोटे हार खरीदे गए बच्चों के लिए। एक ही मकसद था कि इनको जो मांगता है इन्हें हम अगर देंगे तो ये पैसा लेंगे नहीं। और उनके चेहरे पे दिख रही थी कि बहुत मतलब मैंने एक फाका कशी में है या बहुत तकलीफ़ में है। तो ना चाहते हुए भी हमने, और उन्होंने जो कीमत की वो हमने पैसा दिया, वो बहुत खुश हो गए। हमें लगा कि हमने 1-2 दिन के लिए कुछ किया, और उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर कोई नहीं आता है, ये कम से कम 10 दिन के बाद में आप कोई आए हैं जो यहाँ तक क्या है, हमारे यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। मैं यही कहा कि भैया अल्लाह से दुआ करो कि हम आपके लिए आए हैं और हम अपनी बात और आपका दर्द और आपके आंसू हम लोगों तक ले जाएंगे और ज़रूर आपके लिए हम काम करेंगे। बहरहाल बहुत देखे तू का अभी भी मेरे एकदम आंसू भर के आ रहे हैं। फिर हम और जगह पे भी गए, लेकिन जो लोगों की हालत देखी हमें काफ़ी दुख हुआ। और हमने फिर बाकी आने के बाद में सिक्योरिटी के लोगों से कहा कि सर हालत बड़े ख़राब है। कहा कि सर आहिस्ता आहिस्ता हालात सीधे हो जाएंगे, लेकिन
जब तक के गवर्नमेंट अपने तरफ से शुरुआत नहीं करती है और उनके दुख दर्द में जाती नहीं है, बहुत तकलीफें हैं वो लोग। आप सब लोग दुआ कीजिए उनके लिए। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने अपनी पूरी बात सबके सामने रखी, उनके हालात सबके सामने पेश किए। हमारे लीडर अंबेडकर साहब को मैंने पूरा रिपोर्टिंग किया है कि क्या उनकी हालत है। वो भी काफ़ी परेशान हो गए और कहा कि अभी इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन के बाद में इस चीज़ को हम बड़े प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मोदी जी और अमित शाह आपसे, अल्लाह के लिए उनके साथ में अच्छा बर्ताव कीजिए। वो टेररिस्ट नहीं है, भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में लीजिए। अपोजिशन के लीडर से मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए। डर रहे हैं वो, अगर प्लेटफॉर्म पे आने की बात करेंगे तो उनका ईडी की फाइल खुल जाएंगी, उनको सीबीआई में जकड़ा जाएगा, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड चलेंगी। तो इस तरह से जो एक इमरजेंसी हालत पैदा किए है, मत करिए। अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भाई भी हमारे हैं और बहुत तकलीफ़ में है वो। इलेक्शन था इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना इरादा मेरा था कि वही रह के उनके साथ में वक्त गुजारूं, ताकि उन्हें लगे कि कोई ना कोई तो भी उनका सुनने वाला है, कोई तो भी उनको देखने वाला है, कोई तो पूछने वाला है। ये ह्यूमैनिटेरियन की एक इंसानियत की बात है। ये इसमें ना धर्म की बात है, न मुसलमान की बात है, हिंदू की बात है। हिंदू मुसलमान वहाँ बहुत प्यार से रह रहे हैं। जिस वक्त 5 अगस्त को जब ये 370 हटाया गया, उसके पहले कम से कम 4-5 रोज से जितने भी बिहार, यूपी, झारखंड से जो वर्कर्स तबका था, उन तमाम लोगों को वहाँ से बाकायदा भगाया गया। वहाँ से कहा गया कि बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, आप जाइए अपने गाँव, वापस दोबारा आना नहीं। तो कम से कम वहाँ से 3 से 4 लाख जो वर्कर थे, जो अपनी रोज़ी कमाते थे और वो रोज़ी के ज़रिए वहाँ पर लोग को काम मिलता था, उनको भी वहाँ से निकाला गया। और अभी वहाँ पर कोई आदमी नहीं है, न कोई आदमी को आने को तैयार नहीं है। जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों ने जो अपन इंडस्ट्री खोली है और जो कुछ काम कर रहे हैं, उनके करोड़ों रुपये वहाँ पर अटके हुए हैं कि जो वो वापस पा नहीं सकते हैं, क्योंकि सब बिजनेस ठप है और वो बहुत बड़े नुकसान में चल रहे हैं। मैं मोदी जी और अमित शाह से गुजारिश करूंगा, आप अपनी जिद छोड़िए, एक तमाम अपोजिशन को एक साथ में लाइए, लीडरों को एक साथ में लाइए। जो लीडरों को आपने बंद करके रखा है, मैं उनको छुड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्हें छोड़िए, क्योंकि उनको आपने PSA लगाया है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। क्यों लगाया, क्या लगाया, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनसे बात कीजिए, उनको पहले कन्विंस कीजिए। अगर कश्मीरियों को अगर सही तरीके से अगर बताया जाए कि जो कुछ हुआ है उनके भले के लिए हुआ है, जो कुछ भी होगा उनके भले के लिए होगा, तो वो ज़रूर अपनी जिद छोड़ेंगे और हालत नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ डायलॉग से ही होने वाली है। अगर इस तरह से बंदूक के नोक पे करने जाए तो हालात और संगीन होते जाएंगे और आने वाला वक्त बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यह मैं कहता हूँ। पाकिस्तान ने बेजवाबदार तरीके से हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हमारा और कश्मीरियों का मामला है, वो हम खुद उसको सुलझा देंगे, ना कि उसको उलझा देंगे। तो मैं अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप होम मिनिस्टर है, मोदी जी आप इस देश के मंत्री हो, पंतप्रधान हो, सबके पंतप्रधान हैं आप, किसी एक समाज के पंतप्रधान नहीं है। मोहब्बत से पेश आइए और उनके आंसू पोंछिए और उन्हें गले लगाइए, सब अच्छा हो जाएगा। अपोजिशन के लीडरों को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। हो सकता है कि वहाँ के लोग आपसे चिढ़ते, आपसे बात नहीं करेंगे, ये लीडर गुस्से में होंगे, लेकिन अपोजिशन के लोग उनको समझा सकते हैं, उनको कन्विंस करा सकते हैं। और ये जो एक मामला संगीन मामला बना है, जो सुधरने की स्टेज पे नहीं है, वो सुधर सकता है। इलेक्शन है, अभी इलेक्शन में खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद अल्लाह जो इज़्ज़त दे मुझे, जीत हो हार हो मेरी, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन मेरा जो काम है कश्मीर के लिए करने का, वो मैं कंटिन्यूस करता रहूँगा।
और गवर्नमेंट से भी मैं इस बारे में ख़तो किताब करना चाहता हूँ। मैं लेटर भी उनको लिखूँगा कि सब ये हालात है, मोदी जी अमित शाह को लेटर लिखूँगा, मेरी तरफ से लेटर लिखूँगा और मैं इसके लिए अपने आप को पेश करता हूँ कि आप हम लोग जैसे लोगों का हमारा सहारा लीजिए। हम इस बात में आगे बढ़ के लोगों से बात करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों का सब अच्छा हो जाएगा। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने लेवल पर उनके लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि हमको अल्लाह ताकत दे कि हम उनके दुख में शामिल हो और उनको इस मुसीबत से बाहर निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया।